हेलो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन बैंक की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 91 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज से हम क्वेश्चन नंबर 91 से 100 तक कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे और फिर इसमें वन लाइनर वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वो क्वेश्चन आपके थोड़े स्पीडली भी स्टार्ट होंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखो क्वेश्चन नंबर 92 को चेक करते हैं हम। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण पर बनने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या किस में समान नहीं होगी? देखो, हम जानते हैं एल्डिहाइडों का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण नॉर्मली हो जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो बनते हैं वो समान कार्बन के ही बनते हैं, जबकि जो कीटोन होते हैं उनके ऑक्सीकरण से बनने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल समान कार्बन के नहीं होते, कम कार्बन के होते हैं, क्योंकि कीटोनों का आसानी से ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। तो हमें चेक करना होगा कि इसमें कीटोन है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका कीटोन दे रखा है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो चुका है, इसमें ए ऑप्शन ही होगा। बी ऑप्शन में दे रखा है आपका CCl3 CH2 CHO, ये एल्डिहाइड है तो ये गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन जो है उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, ये भी गलत होगा। तो आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन बाय मोहित सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। क्वेश्चन नंबर 93 को करते हैं अपन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से फिनॉल व कार्बोक्सिलिक अम्ल के विभेद में काम आता है। देखो, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड ये दोनों ही अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति फिनॉल की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है और ये इसके कारण होता है क्योंकि इसमें से H निकलने के बाद जब बनता है कार्बोक्सिलेट आयन तो ये समान प्रकार की अनुनादी संरचनाओं का निर्माण करता है, जबकि इसमें से H प्लस निकलने के बाद बनने वाला जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो समान प्रकृति की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। अब ज़्यादा अनुनादी संरचना बनने के बाद भी इसकी अम्लीयता कार्बोक्सिलिक अम्ल से थोड़ी सी कम होती है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल ज़्यादा अम्लीय होते हैं और ज़्यादा अम्लीय होने के कारण ये क्या है, दुर्बल क्षारों के साथ भी क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, जबकि फिनॉल जो होगा वो प्रबल क्षार के साथ ही रिएक्ट कर पाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में NaOH है। अब NaOH जो होता है ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है और प्रबल क्षार होने के कारण ये इसके साथ क्रिया कर जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी क्रिया करेगा। बी ऑप्शन में दे रखा है आपका NaSCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने का सोडा भी बोलते हैं इसे। तो ये एक दुर्बल क्षार है, वीक बेस है और वीक बेस होने के कारण ये केवल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगा, फिनॉल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो सोडियम बाई कार्बोनेट के द्वारा हम पहचान कर सकते हैं। तो हमें आंसर मिल चुका है, इसका आंसर बी होगा। लेकिन हम सी ऑप्शन को पढ़ते हैं, NaNO3 नहीं और ऑल ऑफ दीज ये भी नहीं है, तो बी ऑप्शन ही इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है हमसे, निम्न अभिक्रिया में X होगा। अब अभिक्रिया लिख लेते हैं पहले हम, CH3 CHO प्लस HCN इज इक्वल टू X। देखो, नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ये, और नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है मैं आपको इस अभिक्रिया को करके बताता हूँ। इसमें Cn माइनस ये अटैक करेगा सबसे पहले कहाँ पर, कार्बोनिल समूह के कार्बन पर। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहाँ पर आ जाएंगे, ऑक्सीजन पर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव पर कौन आकर अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन। ये HCN ही है कंप्लीट, H प्लस Cl माइनस, तो H यहाँ पर जुड़ जाएगा और Cn यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड बनेगा CH3C, ऊपर हो जाएगा आपका OH, H पहले से लगा हुआ है और यहाँ पर Cn और आ जाएगा। तो इस कंपाउंड को बोला जाता है साइनोहाइड्रीन। तो साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम, एसीटेल नहीं, वो तो एल्कोहलों के साथ क्रिया से बनता है। साइनोहाइड्रीन, हाँ ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से 3 डिग्री एमीन है।
3 डिग्री एमीन, देखो सबसे पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ मैं, CH3 का होल्ट्राइज CnH2, तो ये आपका 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन पर जो एल्किल ग्रुप लग रहा है वो एक ही साइड से लग रहा है, ये आपका 1 डिग्री एमीन है। बी ऑप्शन चेक करते हैं हम, CH3 का होल्ट्राइज N, इसको खोलकर और देखते हैं तो नाइट्रोजन पर एक साइड में CH3, दूसरा CH3 और तीसरा CH3, तो ये आपका 3 डिग्री है, क्योंकि तीनों साइड से एल्किल ग्रुप यहाँ पर अटैच है, तो ये 3 डिग्री एमाइन ही होगा आपका। सी ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, CH3 का होल्ट्राइज NH, इस पर दो ही साइड से CH3 ग्रुप लगेंगे, तो ये आपका 2 डिग्री एमीन है, और ऑल ऑफ देम, तो आपका बी ऑप्शन ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, देखो क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है हमसे, निम्नलिखित अभिक्रिया में X तथा Y होगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना आप। कह रहा है वो एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से करवानी है और साथ में वो NaOH डाल रहा है। अब इससे X बन रहा है, X की रिएक्शन फिर करवा रहा है CHCl3 और साथ में डाल रहा है प्लस में KOH और बाई बना रहा है। तो देखो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एमाइड क्या होता है RCONH2, इसकी रिएक्शन करवा रहा है ब्रोमीन से और साथ में डाल दिया उसने बेस यानी कि क्षार। तो आपको पता है इस रिएक्शन का नाम है हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और बीच का ये आप तो डायरेक्ट याद कर लो, हालांकि इसकी मैकेनिज्म पूरी प्रोसेस है, ये बीच का समूह हटाकर आप तो डायरेक्ट लिख दिया करो RNH2। पहचानोगे कैसे, एमाइडों की रिएक्शन ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ बेस करते हैं क्षार की उपस्थिति में, तो एमीन का फॉर्मेशन होता है। फिर इसमें ये डाल रहा है CHCl3, सॉरी मैंने ऊपर गलत लिख दिया, CHCl3 है ये, क्लोरोफॉर्म और इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा जाता है, जो कि आइसोसाइनाइडों का परीक्षण होता है और यहाँ से आपका RNC बन जाता है, इसकी भी मैकेनिज्म होती है। तो फर्स्ट उत्पाद X तो आपका क्या हो जाएगा एमीन और बाई उत्पाद आपका क्या हो जाएगा आइसोसाइनाइड। ऑप्शन चेक करें हम तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें RCH2NH2 और RCH2NC। अब ये यदि एमाइड 2 कार्बन का हो, 2 की जगह 3 कार्बन का होता तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता। हमने सिंपल RCONH2 लिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका RNH2 और RCN ये बी में मैच कर रहा है, तो आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, C3H9N प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन के क्वथनांक का मान सबसे ज़्यादा होगा। तो C3H9N, अब इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में क्वथनांक का ऑर्डर बताना है, तो पहले सॉल्व करते हैं। CH3 CH2 CH2 और NH2, ये आपका 1 डिग्री एमाइन, फिर 2 डिग्री एमाइन CH3 CH2 NH और CH3, और 3 डिग्री एमाइन हो जाएगा आपका CH3N CH3 CH3, ये आपका 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। अब आपको ऑर्डर पता होना चाहिए इसका क्या होता है। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि एमीनों का जो क्वथनांक होता है, देखो इसके लिए जैसे जैसे ब्रांच बनती जाती हैं, शाखा बनती जाती हैं, तो ब्रांच बनने के साथ साथ वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मान क्या है कम होते चले जाते हैं, और जब वांडरवाल प्रकृति के आकर्षण बल कम हो जाएंगे तो क्वथनांक के मान भी कम होंगे। तो इसमें सबसे लंबी चेन है, तो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा, उससे कम और सबसे कम, तो क्वथनांक सबसे ज़्यादा किसका होगा 1 डिग्री का, उससे थोड़ा कम 2 डिग्री का और सबसे कम 3 डिग्री का। तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है वो, तो 1 डिग्री एमीन का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा और ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। तो कौन प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता है, ये अपन को चेक करना है। ए ऑप्शन कह रहा है हमसे 1-ब्यूटेनॉल। देखो 1-ब्यूटेनॉल, अब ब्यूट यानी क्या होते हैं आपके 4 कार्बन और ऑल का मतलब OH। अब 1 कह रहा है तो पहले नंबर पर ही लगा दिया मैंने, बाकी बैलेंस ही पूरी करो आप, CH3 CH2 CH2 CH2। और अब आपको पता होगा, देखो सिंपल सी ट्रिक है, कायरल कार्बन यदि किसी कंपाउंड में पाया जाता है तो वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। इसमें 2 केस आपको छोड़ देने, एक तो मीसो कंपाउंड और दूसरा इसमें एनेंशियोमर यानी कि
एनेंशियोमर आपस में नहीं होने चाहिए वो। देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सी एच, यहाँ पर देखो इस कार्बन की दो वैलेंसी हाइड्रोजन से ऑक्यूपाई हो रही हैं, दो दो दो, तो इसमें कोई क्रेल कार्बन नहीं है, इसका मतलब ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। नंबर 2 पर बी ऑप्शन चेक करता हूँ मैं, 2 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल क्या होता है, 1 2 3 4 कार्बन। अब 1 2 नंबर पर OH लगा दो आप, बाकी वैलेंसी पूरी करो, CH3, एक H यहाँ पर लग जाएगा, इस पर 2 H और इस पर 3 H। अब ये H कैसा लगा रहे हैं, बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बराबर 4 होने चाहिए। अब देखो इस कार्बन की चारों वैलेंसी चेक करो, इधर से CH3 है, इधर से OH है, इधर से H और इधर से आपका C2H5, तो चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं। इसका मतलब इस पर एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो ये आपका प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। और ये प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा, तो इसका मतलब ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। सी ऑप्शन चेक करते हैं हम इसी क्वेश्चन का। सी ऑप्शन कह रहा है आपसे लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड क्या होता है आपका, COOH CH3, मैंने फिशर फॉर्मूले में ही अरेंज कर लिया है इसको। इधर आ जाएगा आपका OH और ये आ जाएगा आपका H। देखो इसमें चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से ऑक्यूपाई है, इसका मतलब इसमें कायरल सेंटर है, तो ये भी प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। डी ऑप्शन इसका कह रहा है आपसे नेक्स्ट 2 क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन है फिर से वही 4 कार्बन आपके, और 2 क्लोरो मतलब दूसरे नंबर पर Cl लगा दूं, वैलेंसी ऑक्यूपाई करो, CH3 H यहाँ पर 2 और CH3, ये बिल्कुल आपका इसी तरह से हो गया 2 ब्यूटेनॉल की तरह। तो देखो यहाँ पर भी चारों ग्रुप अलग अलग हैं सेकंड नंबर के कार्बन पर, तो ये भी कायरल सेंटर हो जाएगा, ये भी प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। तो यहाँ पर 1 ब्यूटेनॉल में प्रकाशिक समावयवता नहीं पाई जाती है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मतलब जिसमें नहीं पाई जाती वही पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है आपसे, देखो क्वेश्चन नंबर 99 हमसे पूछ रहा है, सॉरी 98 को सॉल्व कर रहे थे हम ये अपन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 99, मीसो टार्ट्रिक अम्ल ध्रुवन घूर्णकता प्रदर्शित नहीं करता, क्या कारण है। तो सबसे पहले मीसो टार्ट्रिक एसिड होता क्या है। देखो मीसो टार्ट्रिक एसिड COOH COOH, जिसमें समान प्रकृति के 2 कायरल कार्बन पाए जाते हैं, उनके लिए हम मीसो वर्ड यूज में लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें देखो यहाँ से यदि हम देखें ये 2 बिल्कुल समान भागों में डिवाइड हो रहा है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, तो ये मीसो टार्ट्रिक एसिड कहलाता है, जिसमें समान प्रकृति के 2 कायरल कार्बन होते हैं, सेम नेचर 2 कायरल सेंटर विद 1 POS, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर उपस्थित है। इस कारण ऊपर वाला और नीचे वाला भाग जो है ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, और इस कारण इसका जो नेट घूर्णन होता है ना वो शून्य हो जाता है, और ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। तो सममिति उपस्थित होने के कारण, प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित होने के कारण ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता है। अब हम आंसर पढ़ लेते हैं। ध्रुवन घूर्णकता क्यों नहीं दर्शाता, 2 क्रेल केंद्र उपस्थित होते हैं, तो ये तो गलत है। इसमें बाह्य प्रतिकार पाया जाता है, नहीं, आंतरिक होता है, क्योंकि एक ही कंपाउंड में यदि दोनों अलग अलग घूर्णन दर्शाएं तो उसे आंतरिक प्रतिकार कहते हैं, तो ये भी गलत है। इसमें सममिति उपस्थित होती है, हाँ ये सही है, इसमें POS पाया जाता है इसलिए नहीं दर्शाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन एरिथ्रो उपस्थित है, नहीं, इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 को चेक करते हैं हम। लास्ट, ध्रुवन कोण का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। अब ध्रुवन कोण का मान जो होता है वो नली की लंबाई पर डिपेंड करता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है, इसके अलावा विलयन के टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, विलयन की सांद्रता पर डिपेंड करता है, बहुत सारे कारक होते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सही हो जाएगा, ए ऑप्शन भी आपका सही है। बी विलयन का ताप भी सही है, सी ऑप्शन विलयन की सांद्रता भी सही है, और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि उपर्युक्त सभी। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम 1 लाइनर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।